हेलो एंड वेलकम बैक टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। माय नेम इज सपना चौहान। तो आज हम लोग कवर करेंगे हमारा सीडीपी का अगला टॉपिक। हमने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में। हमने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में देखा था। जब हमने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी देखी थी, हमने न्यूमेरिकल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, हमने कॉम्प्रिहेंडिंग और कम्युनिकेशन की डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, हमने रीडिंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, जिसको मैंने बताया था कि वर्ड ब्लाइंडनेस भी इसको बोलते हैं। फिर हमने राइटिंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे, जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, आज हम क्या क्या देखेंगे। आज पहले हम देखेंगे कि जो हमारी जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका आइडेंटिफिकेशन हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज रहते हैं, क्या कॉज है, कॉज क्या है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी आने के। फिर उसके बाद देखेंगे कि एज अ टीचर आपको क्या मेजर्स लेने हैं, एज अ टीचर आपके क्या मेजर्स होने वाले हैं उन लर्निंग डिसेबिलिटी को केटर करने के लिए, आप उन चीजों को कैसे दूर करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है वो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी पता करने के लिए जब नॉर्मली हम एक बच्चे के जो आउटकम की बात करते हैं, एकेडमिक आउटकम की बात करते हैं, तो दो चीजें हम देखेंगे कि एक एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम कैसे पता चलेगा, जब हम किसी बच्चे का आईक्यू टेस्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है और आउटकम, अचीव्ड आउटकम, अचीव्ड आउटकम क्या है कि आप एक बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो या कितनी उसकी कैपेबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है बच्चे की, वो कितना अचीव कर पा रहा, कितना एक्सपेक्टेड है उससे कि वो इतना अचीव कर सकता है। और दूसरा अचीव्ड आउटकम है कि वो इतना अचीव कर पा रहा है। मान लो अगर आपको लगता है कि एक बच्चा है, वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मैथ में 100 में से 95 मार्क्स ले आए, ठीक है, पर वो ला रहा है 70 या 40 या 60, कम नंबर ला रहा है। अगर ये डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलती है तो आपको ये लगना चाहिए कि हो सकता है कि ये बच्चा जो है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, कि अगर उसके जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो अचीव्ड आउटकम से कम है। ठीक है, ये तो एक जो साइंटिफिक वे है, ये उससे पता चलेगा। दूसरा आपको कैसे पता चलेगा, जब मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की थी तो मैंने बताया था कि बच्चा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो ओरली नहीं, मतलब चीजों को पढ़ नहीं पाएगा, वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा, वो उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, उसको राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी, जब वो बेसिक बेसिक रीडिंग्स भी नहीं कर पा रहा है। तो भी एज अ टीचर आपको ये लगना चाहिए, आपको इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए, आपको फर्दर उसको और ध्यान से देखना है कि कहीं इस बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई इस बच्चे को, अगर कई बार ये हो सकता है कि एक बच्चा अगर एक सिंपल किसी पर्टिकुलर डे वो नहीं पढ़ पा रहा है तो उस दिन कोई उसके अपने स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं। पर अगर एक बच्चा लगातार वो एक नॉर्मल सी लाइंस भी नहीं पढ़ पा रहा है, वो आपका कंपैरिजन किसके साथ होना चाहिए, वो कंपैरिजन होना चाहिए कि आप 6 साल के बच्चे का कंपैरिजन 10 साल के बच्चे के साथ नहीं कर सकते। वो कंपैरिजन आपका होना चाहिए उसके पीयर ग्रुप के साथ। एक क्लास के बच्चे, मान लो फर्स्ट क्लास का बच्चे से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 2 to 3 डिजिट्स को वो एडिशन की, वो 2 to 3 डिजिट की वो एडिशन परफॉर्म कर लेगा, पर क्लास में एक बच्चा है जो ये एडिशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और वो कंसिस्टेंस है उस चीज में, उसकी कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंटली इस चीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। वो मतलब आप पढ़ा रहे हो तो उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको लिसनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कंप्रीहेंशन में आ रही है, उसके ओरल एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या है, हम लोगों को ये लग सकता है कि हम वहां से किसी भी बच्चे की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वहां से हम उसको उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एज अ एजुकेटर कौन कौन सी आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जब आपने एक बच्चे को
उस एरिया पे या उस क्राइटेरिया पे आप उसको जज कर रहे हो कि कहीं इस बच्चे में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है। कि एक बच्चे को नॉर्मली, एक आपका बच्चा है वो मतलब प्री स्कूल से ऊपर आ गया है, पर वो इजीली टाइम नहीं बता पा रहा है, उसको डेज याद नहीं हो रहे हैं, उसको मंथ याद नहीं हो रहे हैं, या करेक्ट ऑर्डर्स में वो चीजों को नहीं लगा पा रहा है। अगर आपने उसको पूछा, आपने प्रॉपरली क्लास के जब सब बच्चे मंथ, डे, डेट, ये जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली चीजें वो बता रहे हैं, पर वो बच्चा क्या है, वो बच्चा ये चीजें भी नहीं बता पा रहा है, तो भी क्या हो सकता है, वो भी लर्निंग डिसेबिलिटी का एक साइन हो सकता है। वो अपने काम को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, आपने उसको 3-4 पेजेस दिए और आपने बोला उनको ऑर्गेनाइज करो 1 to 4, वो उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, वो क्लास में बिल्कुल स्लो है, डम सा लग रहा है। और अगर जो आपने उसको ओरली इंस्ट्रक्शंस, 2-3 इंस्ट्रक्शंस पास की है, लाइक क्या बोला है आपने कि ये गिलास वहां रख के आना और वहां से एक नोटबुक लेके आना, फिर उसके बाद इसको इस टीचर को दे देना, आपने 3 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो की। फॉर एग्जांपल एक बच्चे को आपने बोला कि ये गिलास आप स्टाफ रूम में रख के आओ, स्टाफ रूम से नोटबुक कलेक्ट करके किसी एक स्पेसिफिक टीचर को दे के आओ, वो इन ऑर्डर को भी नहीं समझ पा रहा है, वो इस ऑर्डर को ध्यान में नहीं रख पा रहा है कि उसको ये बोला गया है कि यहाँ से नोटबुक ले जा, यहाँ से गिलास ले जाना है, वो आपने स्टाफ रूम में रखना है, स्टाफ रूम से आपने नोटबुक उठानी है, वो एक स्पेसिफिक टीचर को देनी। जब वो इस तरह के ऑर्डर्स भी फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और जब आप उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, जब आप उसको समझा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो समझ भी नहीं पा रहा है आपकी चीजें, आपको लग रहा है कि वो समझ ही नहीं आ रही है बच्चे को चीजें कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, और वो इनकंसिस्टेंट है, उसकी परफॉर्मेंस में इनकंसिस्टेंस है कि कई बार तो आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा ब्राइट है और कई बार उसको कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो छोटी सी छोटी चीजों से इजीली वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वाला जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको प्रॉपर इसके जो मतलब पीडीएफ है, वो पीडीएफ में आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बोर्ड पे लिखने का जैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ समझने की चीज है, तो आप सिर्फ इनको अभी समझिए, ठीक है, तो वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अगर थोड़ी सी मान लो वो बच्चा होमवर्क कर रहा है, हल्की सी भी नॉइस हो रही है, तो वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो भी आप इस तरफ जा सकते हैं कि इस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। वो छोटी छोटी चीजों में भी कंफ्यूज है, उसको राइट और लेफ्ट का पता नहीं लग रहा है, ठीक है, और मतलब उसको वर्ड्स को समझने में भी क्या है, दिक्कत हो रही है। अगर आपने उसको बोला कि ये नॉर्मली आपने उसको बोला कि कैपिटल ए और स्मॉल ए को मैच करना है, वो ये काम भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो बच्चे में क्या हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। अगेन मैंने जब हमारे प्रीवियस लेक्चर में लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी जरूरी नहीं है कि बहुत सीवियर कंडीशन की हो, वो कई बार माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, जो कि अर्ली इंटरवेंशन से ठीक की जा सकती है। अब उसके बाद है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कैरेक्टर्स क्या होंगे एक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड के, क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या, वो लैंग्वेज डेफिसिट होगा, क्या होगा, वो खुद को अच्छे से समझा नहीं पाएगा, वो उसको भाषा समझ नहीं आएगी या भाषा का यूज प्रॉपरली वो नहीं कर पाएगा। उसकी इमोशनली सोशल एंड इमोशनल डिफिकल्टीज होंगी, वो खुद को सोशली एडजस्ट नहीं कर पाएगा, अगर वो बहुत सारे लोगों के बीच है तो वो डिस्टर्ब फील करेगा। इमोशनली कई बार क्या होगा, वो एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाएगा या कई बार बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी की प्रॉब्लम होगी, जैसे मैंने बताया था लर्निंग डिसेबिलिटी में वर्ड ब्लाइंडनेस की। अदरवाइज क्या होगा, जो नॉर्मल बच्चा है, जब आप उसको क्लास में रीड करवा रहे हो और आपने उसको बता दिया, फॉर एग्जाम्पल दैट बता दिया, आपने उसको दैट की स्पेलिंग लिखा दी, क्या होगा, एक नॉर्मल बच्चा होगा, विद पैसेज ऑफ टाइम 2 दिन 3 दिन के बाद बच्चा जहां भी इस स्पेलिंग को देखेगा वो वहां दैट पढ़ लेगा, उसको पता है, उसके दिमाग में क्या है, ये स्पेलिंग फीड हो जाएगी कि वो THAT जहां भी देखेगा वो उसको दैट पढ़ लेगा। पर अगर कोई बच्चा ये है कि आपने पढ़ा दिया है, बहुत 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 टाइम के बाद भी उसको एक छोटी सी स्पेलिंग भी समझ नहीं आ रही है, या उसको ये नहीं पता लग रहा है
नॉर्मली क्या होता है, जब हम प्री स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे, ए पढ़ाएंगे, तो बच्चा जहां जहां ए देखेगा वो पहचान लेगा, ए ए ए ए। पर अगर बच्चा पढ़ने के बाद उस अल्फाबेट को याद ही नहीं रख पा रहा है, या किसी आपकी कमांड को याद नहीं रख पा रहा है, आपने बोला है बच्चे को कि जब आपने क्लास में आना है तो बैग यहाँ रखना है, बच्चा रोज रोज उसको भूल रहा है, उसके मेमोरी में प्रॉब्लम्स आ रही है, वर्ड ब्लाइंडनेस है, तो भी बच्चे में क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी। उसकी मोटिवेशन जो है वो बहुत पुअर है, उसका एटीट्यूड पुअर रहेगा, वो मतलब अदरवाइज क्या है, जब आप छोटे बच्चे होते हैं वो दे आर फुल ऑफ एनर्जी, आप उनको छोटी छोटी बातों से भी मोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप उनको ये बोलोगे कि जो बच्चा अच्छे से परफॉर्म करेगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी, वो इस बात से भी मोटिवेट हो जाते हैं। पर अगर किसी बच्चे की जो मोटिवेशन है वो बहुत पुअर है, तो भी वो बच्चे में ये भी क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज है। फिर अटेंशन में उसको प्रॉब्लम है, वो प्रॉपरली एक काम करने में अपनी वो खुद को मतलब अटेंटिव नहीं हो पा रहा है। अगर हल्की सी भी, मैंने जब बताया कि हल्का सा भी शोर हो रहा है तो बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं कर पा रहा है। अगर आपने उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी, कोई पजल सॉल्व करने को दी, वो ये काम भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। साउंड एंड सिंबल की एसोसिएशन उसकी बहुत पुअर होगी। बच्चे जिसमें की लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें साउंड एंड सिंबल की जो एसोसिएशन है वो बहुत ही पुअर होगी। उसके बाद क्या है, जो बिहेवियरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि जो उस बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, ये तो जो मैंने आपको अभी बताया, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो मतलब रिलेशन नहीं ड्रॉ कर पाते। मान लो फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा उसने गरम गरम गिलास को छुआ तो उसके हाथ में गरम लगा, तो उसने एक बच्चे ने दिमाग में बिठा दिया कि अगर मैं गरम चीज को छूंगा तो क्या है, मेरा हाथ जलेगा, नेक्स्ट टाइम वो गरम चीज को नहीं छुएगा। तो ये बच्चे, इस टाइप के बच्चे क्या है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट एक्सपीरियंस के बीच क्या है, रिलेशनशिप ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वो चीजों को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, अपने अंदर स्टोर करने में क्या है, उनको डिफिकल्टी होती है। वो अगर आप उनको राइम या रिदम वाले कुछ काम बताओगे तो उनको उनको करने में क्या है, डिसेबिलिटी होती है। उनको लैंग्वेज में डिसेबिलिटी होती है। उनकी जो वर्क हैबिट्स होती हैं वो बहुत ही पुअर होगी, वो बहुत स्लोली स्लोली करेंगे। जब आप उनको क्लास में पढ़ा रहे हो तो वो धीरे धीरे लिखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। उनको लगेगा कि, और पेरेंट्स को भी क्या, पेरेंट्स को भी इस तरह के बच्चों से शिकायत होगी कि उनको लगेगा कि उनका बच्चा बड़ा लेजी है, वो क्या है, वो अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कि क्या है, वो कई बार बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है, कई बार वो कोई भी एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पा रहा है। और एकेडमिकली क्या होगा, एकेडमिकली भी वो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से लैग बिहाइंड कर रहा होगा। उसके बाद क्या है, अगर हम साइको और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे की, तो उसकी जो मेमोरी और इंफॉर्मेशन की प्रोसेस है, मैंने आपको अभी बताया ना कि वो अपनी जो जो उसने सीखा उसको वो मेमोरी में नहीं स्टोर कर पा रहा है, ठीक है। उसको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। लिखने में कौन कौन सी प्रॉब्लम थी हमने देखी थी, वो उसको डिसलेक्सिया हो सकता है, डिसकैलकुलिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है। डिसलेक्सिया क्या था कि रीडिंग डिसेबिलिटी है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, जो हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी वाला जो बच्चा है वो कई बार क्या है, मैंने आपको बताया था, 100 नो लिखा है, वो ऑन उसको लिख रहा है। इस तरह की डिसेबिलिटीज भी क्या है, जो हमारे चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। अब ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉज की, कि क्या वजहें हैं कि एक बच्चे में हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी आ गई है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी आने के बहुत ज्यादा कॉजेज हो सकते हैं। पहला है हमारा जेनेटिक कॉज। कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, पहला है जेनेटिक कॉज। कि कई बार क्या है कि जेनेटिक्स की वजह से, हेरिडिटरी की वजह से भी क्या है, बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, जो कि मेन रीजन है। 20% ऑफ द हाइपर रिएक्टिव चिल्ड्रन है, उनके पेरेंट्स भी क्या है, अगर एक हाइपर रिएक्टिव पेरेंट है तो 20% चांसेस है कि क्या है, उनका बच्चा भी हाइपर रिएक्टिव है। हाइपर रिएक्टिव पेरेंट का बच्चा भी
क्या है, हाइपर रिएक्टिव हो सकता है। तो जीन्स इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा है उसके बाद, एक तो था जेनेटिक कॉज, दूसरा है ऑर्गेनिक कॉज। दूसरा है क्या है, ऑर्गेनिक कॉज है। ये क्या है कि मिनिमम ब्रेन्स की जो फंक्शनिंग में कई बार प्रॉब्लम हो रही है, वो हो सकता है बच्चा गिर गया, उसको ब्रेन की इंजरी हो गई, उस वजह से भी क्या है, कई बार बच्चे में हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाती है। अब मिनिमम जो जो मिनिमल ब्रेन इंजरीज हैं, उसमें क्या क्या काउंट होंगे, कई बार हमारी सेरिब्रल हेमरेज हो गई है, ठीक है, कई बार हमारे जो एनवायरमेंट है उसकी वजह से प्री मैच्योर बर्थ हो गया है, ठीक है, एनॉक्सिया हो गया है, फिजिकल कुछ ऐसा ट्रॉमा हो गया है, तो उसकी वजह से भी क्या है, हमारे बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है। फिर क्या आते हैं, फिर आती है एनवायरमेंटल कॉज। एनवायरमेंटल कॉज में अगर हम बात करेंगे, थर्ड है हमारा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बच्चे का आसपास का कैसा एनवायरमेंट है, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एक बच्चे की डेवलपमेंट में। तो वो भी अगर वो किसी एब्यूजिव एनवायरमेंट में रह रहा है, या कोई कुछ ऐसे ड्रग्स, मतलब ड्रग्स जब मैं बोल रही हूँ तो ड्रग्स का मतलब है कुछ ऐसी दवाइयाँ या किसी दूसरी तरह की इंटॉक्सिकेशंस अगर उसके आसपास हो रही है, वो कर रहा है, या इन सब चीजों की वजह से भी क्या है, कई बार बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। और कई बार क्या है कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में है, तब के कुछ ट्रॉमास भी ऐसे देखे गए हैं कि उस वक्त की भी कुछ चीजें जो है, जो आगे जाके बच्चे की जो हमारा डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, उसको अफेक्ट करती हैं। इसमें क्या है, कई बार प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, वो भी बच्चे को क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह बन सकती हैं। तो ये थे हमने हमारे कॉजेज, क्या कौन कौन से कॉजेज देखे हमने, कि जेनेटिक कॉज, कई बार जीन्स की वजह से बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है, कई बार कुछ ऑर्गेनिक कॉज हो सकते हैं, कुछ इंजरी हो सकती है, ब्रेन में कुछ हेमरेज हो सकती है, उसकी वजह से क्या है, हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे में आ सकती है। फिर देखे हमने एनवायरमेंटल कॉजेज, कि हमारे आसपास के एनवायरमेंटल कुछ ऐसे फैक्टर है, या मैटरनल एनवायरमेंट है, उसकी वजह से यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये चीजें भी क्या है, बच्चे की हमारे मेंटल हेल्थ को हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी की ओर ले जा, बच्चे को क्या है, धीरे धीरे लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब क्या क्या जो प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स विद लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, वो बच्चे जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, उन बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। पहला क्या है, रीडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अटेंशन की प्रॉब्लम होगी, अटेंशन की प्रॉब्लम होगी, मेमोरी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, अटेंशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और मेमोरी में प्रॉब्लम होगी। कई बार कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम की जैसे हम बात करें कि तो क्या हो सकती है, उसका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो सकता है, ठीक है, उसके जो पोजीशन ऑफ फेस है वो प्रॉपर नहीं हो सकता, उसके कॉग्निटिव स्किल्स प्रॉपर नहीं डेवलप हो सकते हैं, उसको सुनाई नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो ये सारे भी क्या है, हमारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारे चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज की। अब एज अ टीचर आपको क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपने फॉलो करनी है टू केटर द स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। सबसे पहले तो क्या है, आपने बच्चे को एक बहुत ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। एक बहुत ही ऐसे बच्चे को हीन भावना से नहीं देखना है, डांटना नहीं है, तो एक बहुत ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपने बच्चे को प्रोवाइड करना है।
उसके बाद क्या है कि आपने बच्चे की स्ट्रेंथ पे खेलना है। आपने ये देखना है कि ये बच्चा क्या कर सकता है। कई बार क्या होता है, कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चा किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में वो कहीं लैग बिहाइंड कर रहा है, तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर डोमेन होता है जो उसका बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ऐसे बच्चे कई बार कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, लाइक वो बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, या वो एक स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपने ये देखना है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है रादर देन उसकी वीकनेस। आपने बच्चे की स्ट्रेंथ को और एनहांस करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, जब बच्चा धीरे धीरे कोशिश कर रहा है तो उसकी उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए। अगर बच्चे ने एक छोटी सी एक्टिविटी भी की है तो आप उसको उसको बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। आप उसके लिए क्लास में क्लैपिंग करा सकते हैं, ठीक है, उसको शाबाश दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, मतलब बच्चा जिससे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसको मिलती रहे और वो मोटिवेट होता रहे। क्योंकि मैंने बताया था कि उनका जो मोटिवेशन लेवल है बहुत कम होता है, वो बड़ी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है क्योंकि वो कई बार बोल भी नहीं पाते। तो आपने क्या करना है, बच्चों को सबसे पहले मैंने बताया कि प्रॉपर आपने एक स्पोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि आपने बच्चे की स्ट्रेंथ पे खेलना है। फिर मैंने बताया कि आपने क्या करना है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना है और लैंग्वेज उसके सामने बड़ी सिंप्लीफाई रखनी। अगर बच्चे को कॉम्प्लेक्स तरीके से समझ नहीं आ पा रहा है तो आपने उसको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसको क्या देना, आपने उसको टास्क वैसे ही देने हैं जो उसकी कैपेसिटी में है। उसको फिर बाकी एक बार आपको वंस आपको पता लग गया कि दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम लर्निंग डिसेबिलिटी, तो एज अ टीचर इट इज योर ड्यूटी टू केटर दैट चाइल्ड विद सम स्पेशल केयर है, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना है कि इस बच्चे को नहीं आ रहा तो आप उसको बिल्कुल धुतकार दो कि ये देखो उसका कंपैरिजन क्लास में करने लगो। एज अ टीचर कंपैरिजन आपने कभी भी नहीं करना है दो बच्चों का आपस में, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उस बच्चे को उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपने काम असाइन करना है या प्रोजेक्ट असाइन करना है। और आपने देखना है बच्चे को, धीरे धीरे नोटिस करना है कि क्या वो बच्चा सीख रहा है। या कई बार कुछ बच्चे क्या है, उनका सीखने का तरीका अलग होता है। कई बार कुछ बच्चे स्टोरी टेलिंग से सीख लेते हैं, कई बार कुछ बच्चे प्ले वे मेथड से सीख लेते हैं। तो आपने देखना है कि उस बच्चे को किस तरह से चीजें समझ आ रही है, उसको स्टोरी टेलिंग से चीजें समझ आ रही है या उसको प्ले वे मेथड से चीजें समझ आ रही है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि बच्चे से एकदम ही आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, धीरे धीरे शॉर्ट शॉर्ट स्टेप्स लेके आपने आगे बढ़ना है। एकदम से आपने, अगर मान लो एक बच्चा है बेचारे उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, तो आपने सीधे ये नहीं उम्मीद रख लेनी कि आपने 2 दिन उस पर काम किया, तीसरे दिन आप ये एक्सपेक्ट करो कि आज तो ये बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ लेगा। जब अब वो एक एक वर्ड पढ़ेगा उसको आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो, फिर वो धीरे धीरे 2 शब्द अक्षरों वाले शब्द पढ़ेगा। तो इस तरह से आपने उन बच्चों को केयर टेक करना है। अब इनकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए क्या है, मेडिकल अप्रोच होगी और एक साइकोलॉजिकल अप्रोच होगी, ठीक है। मेडिकल न्यूरोलॉजिकल अप्रोच में क्या है, आप एक जो जो प्रैक्टिशनर है, एक डॉक्टर है, उसके पास पेरेंट्स को बोलोगे। और अगेन ये इस बच्चे की डेवलपमेंट के लिए दोनों पेरेंट्स एंड टीचर दोनों को साथ मिलके काम करना पड़ेगा, दोनों को साथ मिलके काम करना पड़ेगा। और क्या है, ये तो या तो आप उसको किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास भेज देंगे, तो वहां पर क्या है, वो उसको मेडिकली कुछ मेडिसिन या कुछ एक्सरसाइज उस तरह से वो उसको ट्रीट करेगा। फिर साइको एजुकेशनल अप्रोच में क्या है, साइको एजुकेशनल अप्रोच में क्या है, एज अ टीचर वहां आपका रोल शुरू होता है। आपको क्या है, उसकी मतलब उसको ट्रेन करने की अप्रोच आपको चेंज करनी पड़ेगी, उसकी मल्टी सेंसरी अप्रोच आपको उस बच्चे में लेके आनी है कि एक साथ 2 सेंसेस कैसे डेवलप करने हैं, ठीक है। उसको एनवायरमेंट उसका ठीक करने के लिए आपने उसको हेल्प करनी है, उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस करने के लिए आपने उसको बच्चे को हेल्प करना है। अब क्या है, कुछ जैसे कि मैंने बताया था कि जो चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी है उनको सुनने में, समझने में, इन सब चीजों में प्रॉब्लम होगी। तो आपने क्या करना है, उनको कुछ लिसनिंग एक्सरसाइज बनानी है उनके लिए, ठीक है। और उनको अलग से उनके लिए लेसन प्लान्स होंगे, उनको अलग से आपको अटेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है। उनको विजुअल मेमोरी उनकी बढ़ाने की हेल्प करनी है, ठीक है। और उनके जो ऑडिटरी मसल्स हैं, कान हैं, उनके जो सुनने वाले जो मसल्स हैं, उनकी
ऑडिशन मतलब सुनने की जो क्षमता है, जो सुनने वाले उनके सेंस ऑर्गन्स है, उनको भी आपने ज्यादा अच्छे से काम करवाने की उनकी प्रैक्टिस करनी है कि बच्चा ध्यान से आपको सुने, क्योंकि जब बच्चा सुनेगा तभी समझेगा, या जब बच्चा देखेगा तभी वो समझेगा। तो आपने क्या करना है, बच्चों के स्किल्स को एज अ टीचर उसको एनहांस करने के लिए आपने वो तत्पर रहना है और हेल्प करनी है। तो ये था हमारा आज का बेटा, जिसमें हमने क्या देखा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। आज हमने देखा कि लर्निंग डिसेबिलिटी के वाले बच्चे के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनके क्या क्या कॉज होते हैं, उनके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।